ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके यूनिट 3 से संबंधित है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सीमेट्रिक्स टू टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सीमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, जिसको हम संख्यात्मक वर्गीकी के नाम से भी जानते हैं, जो टैक्सीमेट्रिक शब्द है उसका सर्वप्रथम उपयोग रोजर्स द्वारा 1963 के अंदर किया गया था। द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स बाय न्यूमेरिकल मेथड इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो हम ये देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स के अंदर जो वर्गीकरण की इकाइयाँ हैं उसको वर्गीकृत करना, वो भी न्यूमेरिकल मेथड के आधार पे, संख्यात्मक विधियों के आधार पे, तो हम उसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहेंगे। ऑल्दो अटेम्प्ट्स टू यूज सम काइंड ऑफ क्वांटिटिव मेथड इन टैक्सोनॉमी डेट बैक टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये देखा गया है कि ये जो 19वीं जो शताब्दी थी उसके अंत से लेके कई प्रयास किए गए क्वांटिटिव मेथड्स टैक्सोनॉमी में यूज करने के, वर्गीकरण के अंदर या वर्गीकी के अंदर मात्रात्मक विधियों का यूज किया गया। और ये देखा गया कि द लास्ट 3 decades हैव विटनेस्ड मार्क्ड चेंज इन आउटलुक एंड मेथोडोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स विद द एप्लीकेशन ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स। और पिछले 3 दशक से हम ये देख रहे हैं कि जो हाई स्पीड के या तेज़ गति वाले जो कंप्यूटर्स हैं, जिनकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, उनके उपयोग कर हम जो जैविक की वर्गीकरण है उसके अंदर कई मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और उसका हम विटनेस भी हैं कि काफ़ी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स हो। द पब्लिकेशन ऑफ पायनियर वर्क ऑफ सोकल एंड स्नीथ 1963 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वाज द फर्स्ट comprehensive exposition to this subject. Since then there has been a very rapid increase in the development of methods of numerical taxonomy and their application. तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे जो पायोनियर है वर्क, पुरोगामी कार्य की बात करें, जो पब्लिश हुआ था और जो सोकल और स्नीथ ने 1963 के अंदर पब्लिश किया था, और जो टॉपिक के नाम से था कि प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो संख्यात्मक वर्गीकी है उसके सिद्धांत के नाम से था। तो ये जो पब्लिकेशन था, ये प्रकाशन था, ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर या काफ़ी विस्तृत विवरण दिया गया था इस संख्यात्मक वर्गीकी के बारे में। और उसके बाद में ये देखा गया कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है विभिन्न प्रकार की विधियों के लिए, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर विभिन्न विधियों का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग भी बढ़ गया है। The earlier studies were largely on microorganisms such as bacteria, but subsequently many studies in widely varying group of plants and animals based on numerical method have appeared. जब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का काम किया गया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु है, उसके ऊपर यूज किया गया था। लेकिन बाद के वर्षों के अंदर, बाद के अध्ययनों में हम ये देख रहे हैं कि जो जंतु हैं, पादप हैं, सभी के ऊपर इन संख्यात्मक वर्गीकी की जो विधियाँ हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक एविडेंस रादर देन ऑफ सपोज्ड फाइलोजेनी। जो संख्यात्मक वर्गीकी हैं, अगर हम ये देखें तो ये किसके पर आधारित हैं, तो फिनोटाइपिक एविडेंसेस, लक्षण प्रारूप जो प्रमाण है उसके ऊपर आधारित है। ये फाइलोजेनी या जाति वृत्तीयता पर आधारित नहीं है, मतलब जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पे हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ रिपीटेबल लॉजिक स्टेप्स। इसको कई पुनरावर्त तर्क संगत चरणों के अंदर
विभाजित किया गया है। द लोवेस्ट रैंक टैक्सा इन एनी पर्टिकुलर स्टडी आर कॉल्ड ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स, OTUs। तो जो सबसे छोटी इसके अंदर अगर हम बात करें वर्ग की, तो वो क्या है इसके अंदर, OTUs, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, कार्य की वर्ग की इकाई। These basic unit could be an individual or a supra-individual category such as species, genus or even higher rank taxa। तो ये जो हम OTU की बात कर रहे हैं, ये जो इकाइयाँ हैं ये इंडिविजुअल हैं और ये एक जेंडर हो सकता है, जाति हो सकती है, या उससे ऊंचे वाली रैंक वाले भी वर्ग हो सकता है। तो इसके अंदर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और सुपरा इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगतता के अंदर भी देखी गई है कैटेगरी। सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ सूटेबल कैरेक्टर्स ऑफ OTUs आर सेलेक्टेड। तो इसमें ये देखा गया है कि काफ़ी अधिक संख्या के अंदर उपयोगी या उचित लक्षणों को OTU या हम ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी यूनिट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड दैट नॉट लेस देन 50 कैरेक्टर्स शुड बी यूज्ड। ये रिकमेंड किया गया है कि 50 से कम लक्षणों को इसके अंदर उपयोग में न लाया जाए। 50 से अधिक ही लक्षण होने चाहिए, इससे कम होने पर ये उतनी प्रभावी नहीं हो पाती न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। वेयर फिजिबल कंसिडरेबली मोर कैरेक्टर्स शुड बी एम्प्लॉयड। जहाँ तक संभव हो बहुत से अधिक लक्षणों का इसमें उपयोग किया जाए। द वैल्यू ऑफ सिमिलरिटी कोएफिशिएंट बिकम्स मोर स्टेबल विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सैम्पल। अगर हम जो सैम्पलिंग के लिए जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं उनकी संख्या अगर अधिक हुई तो जो हमें सिमिलरिटी कोएफिशिएंट या समानता गुणांक की जो प्राप्ति होगी वो बहुत अधिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा। इट इज़ सजेस्टेड दैट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल एंड तो ये देखा गया है कि जो हमें कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं वो कैरेक्टर सारे पार्ट से होने चाहिए। जैसे हमने कोई प्लांट ले लिया तो उसके सभी पार्ट से उन कैरेक्टर्स को चूज़ करना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि उसकी जो विभिन्न जीवन की प्रावस्थाएं हैं, लाइफ साइकिल हैं, उससे भी सारे कैरेक्टर्स चूज किए जाएं। इवन ये भी देखा गया है कि किसी ग्रुप के अंदर अगर कोई वेरिएशन या विभिन्नताएं पाई जाती है तो उन सभी विभिन्नताओं को, ऑल कैरेक्टर वेरिंग, जो भी वेरी करते हैं उन सभी कैरेक्टर को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। तो कैरेक्टर चूज़ करते समय या चयन करते समय, बहुत लक्षणों को चयन करते समय बहुत अधिक ध्यान रखना होता है कि हमें एक पादप ले रहे हैं तो उसके सभी भागों के लक्षणों को समाहित करना चाहिए और उसकी सभी जीवन चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं उनको समाहित करना चाहिए, इंक्लूडेड करना चाहिए। और अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप में जितने भी वेरिएशन वाले कैरेक्टर हैं या विभिन्नताएं जो पाई जाती है उन सभी लक्षणों को इसमें शामिल करके और हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए या हमें सिमिलरिटी कोएफिशिएंट की गणना करनी चाहिए। कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट्स कैपेबल ऑफ एक्सप्रेशन एज बाइनरी, क्वालिटेटिव मल्टी स्टेट और क्वांटिटेटिव मल्टी स्टेट डेटा आर जनरली यूज्ड इन स्टडी ऑन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो जो भी हम लक्षण ले रहे हैं या गुण ले रहे हैं उनको हम बाइनरी, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं बाइनरी, उसी तरीके से इसके अंदर भी हम बाइनरी के रूप में, कैरेक्टर के रूप में इसकी बात करेंगे। मतलब 2 डिजिट हो सकते हैं उसके अंदर, 2 संकेत हो सकते हैं, 1 और 0 हो सकता है, प्लस या माइनस हो सकता है। मतलब द्विआधारी गुण हम ले सकते हैं। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो गुणात्मक बहुचरणीय हो सकते हैं या मात्रात्मक बहुचरणीय हो सकते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज कर रहे हैं। बाइनरी कैरेक्टर्स पोजेस 2 कंट्रास्टिंग स्टेट्स सच एज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम फीचर्स। अगर हम द्विआधारी की बात कर रहे हैं या द्विचरणीय की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग विपरीत
जो लक्षण है उसकी बात कर सकते हैं कि दो विपरीत लक्षण ले सकते हैं, एक कि उसमें प्रेजेंस है पाई जाती है और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उसमें नहीं पाई जाती है। तो जो प्रेजेंस है उसको हम 1 नंबर दे सकते हैं और जो एब्सेंट है उसको हम 0 नंबर दे सकते हैं, या प्रेजेंस को हम प्लस का साइन दे सकते हैं और जो एब्सेंस है उसको हम माइनस का सिंबल लिख के और बता सकते हैं। तो इस तरह से हम जो द्विआधारी हैं या जो बाइनरी कोड्स हैं बाइनरी कैरेक्टर के रूप में ले सकते हैं। तो बहुचरणी, गुणात्मक बहुचरणी और मात्रात्मक बहुचरणी लक्षणों को यूज किया जाता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पाइंस, अगर हम कंटक की बात करते हैं तो प्रेजेंस भी हो सकता है, एब्सेंस भी हो। प्रेजेंस है तो हम 1 और एब्सेंस है तो उसके लिए 0 इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्ट्रास्टिंग एलिस ऑफ ए सिंगल करेक्टर, अगर हम किसी एक लक्षण के जो 2 एलील की बात करें या एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो भी बाइनरी हो सकता है, द्विआधारी हो सकता है। फ्रूट बीइंग डेहिसेंट और इनडेहिसेंट, तो फ्रूट जो स्पूटेंशियल हो सकता है या अस्पूटेंशियल हो सकता है। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स पॉजेस 3 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ईच रैंकिंग इक्वल। अगर हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, बाइनरी को छोड़ दें, तो गुणात्मक बहुचरणी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि 3 विपरीत रूप भी दिखाई दे सकते हैं एक ही रैंक वाले के। जैसे अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर कलर की बात करें तो रेड हो सकता है, येलो और वाइट, तीनों कलर हो सकते हैं। और क्वांटिटेटिव मल्टी स्टेट कैरेक्टर की बात करें तो क्वांटिटेटिव के अंदर हम, अच्छा ये जो इसमें हम बात करें कि फ्लावर कलर रेड, येलो और वाइट, तो हम ये कह सकते हैं कि वाइट हो सकता है और कलर्ड हो सकता है। तो जो वाइट है उसके लिए हम 0 यूज करें और कलर्ड के लिए हम 1 भी यूज कर सकते हैं। अब फिर कलर्ड में भी हम आगे बात कर सकते हैं कि वो कलर के अंदर दूसरे चरण के अंदर, प्रथम चरण में हम ये कह रहे हैं कि पुष्प का रंग सफ़ेद है और रंगीन है। दूसरे चरण में हम कह सकते हैं कि जो रंगीन है उसमें कैसा हो सकता है कि रेड है और येलो है। तो 2 इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स, मात्रात्मक बहुचरणी जो लक्षण हैं उनकी बात करें, ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट मेजर्स ऑफ साइज ऑफ कंटिन्यूस स्केल सच एज वेट एंड लेंथ। तो हम उसमें देख सकते हैं कि अगर हम भार की बात कर रहे हैं या लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमें एक कंटिन्यूस पैमाना दिखाई देगा उसके अंदर। तो उसमें ये फिक्स नहीं है कि उसमें 3 कॉन्ट्रास्टिंग या 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हो सकती है। इसमें कंटिन्यूस स्केल हैं जो इसके अंदर हम फॉर्म्स दिखाई सकते हैं। केमिकल प्रोड्यूस बाय ये बैक्टीरियम स्ट्रेन और लेंथ ऑफ स्पोर, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा जो केमिकल प्रोड्यूस हो सकता है तो वो किस क्वांटिटी में हो रहा है उस हिसाब से उसकी कंटिन्यूस स्केल हो सकती है। और उसकी अगर लेंथ ऑफ स्पोर की बात करें, बीजाणुओं की लंबाई की बात करें, तो वो भी वेरी कर सकती हैं। टू एस्टिमेट सिमिलरिटी बिटवीन पेयर्स ऑफ OTU, तो हम ये देखेंगे ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स हैं उसके बीच में सिमिलरिटी समानताएं कितनी हैं। द बेसिक डेटा आर रिकॉर्डेड इन N/T मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ T OTUs क्लासिफाइड बाई N कैरेक्टर्स। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें सिमिलरिटी या समानता गुणांक निकालना है तो हमें सबसे पहले N/T मैट्रिक्स टेबल बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं नीचे कि जो टेबल है वो किस फॉर्म में है। आप ये देखें ये टेबल, इस टेबल में जो रोज़ हैं 1 से लेकर 15 तक वो OTU हैं, या हम कहेंगे T को हम रोज़ के द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं। और जिसमें कोई भी रैंक हो सकती है। OTU के लिए हमने बात की थी कि स्पीसीज हो सकता है, जेंडर हो सकता है या हायर रैंक हो सकती है। और हमने कॉलम की बात की है तो कॉलम के अंदर N या कैरेक्टर की बात करें तो OTU T है जो पंक्तियों के हैं, ये रो के अंदर हैं, और कैरेक्टर्स जो N हैं जो कॉलम्स के अंदर हैं। तो उसमें हम 1 प्रेजेंस के लिए लिख रहे हैं और 0 एब्सेंस के लिए लिख रहे हैं, और NC नॉट कोडिंग जिसको हमने कोड नहीं किया है। तो ये इसमें हम कैरेक्टर्स देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के, हैबिट हैं, फ्रूट हैं, ओवेरी हैं, लीव्स हैं। तो इसके अंदर 0 जैसे वुडी हैं और 1 के लिए हर्बेशियस हैं। तो हम 0 के लिए फॉलिकल हैं और फर्स्ट के लिए एकिन्स है। तो अलग अलग टाइप की बात करें तो इस तरह की हमें N जो टेबल है उसकी बात करें कि T/N की टेबल हमें, या T/N मैट्रिक्स की टेबल बनानी पड़ती है। तो इस तरह से हम एक टेबल बना के और उसके अंदर सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द स्कोर्स इन ए डेटा मैट्रिक्स। द रिजेम्बलेंस बिटवीन
a pair of OTU can be expressed in terms of similarity dissimilarity, that is the percentage of character in which they agree and disagree. तो हम किसी भी लक्षण की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो OTUs हैं उनके बीच में कितनी समानता है वो देख सकते हैं कि वो करेक्टर उसके अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, समानता असमानता निकाल सकते हैं. There are several classes of similarity coefficient that have been suggested for biological taxonomy. और कई प्रकार की इस तरह से सिमिलिटी कोफिशिएंट है हमारे पास, उसकी कई ऐसी क्लासेस हैं जिसको हम निकाल के और जो OTUs है उसके बीच के अंदर की समानताएं निकाल सकते हैं. देन ए सिमिलिटी मैट्रिक्स T/T मैट्रिक्स इज़ प्रिपेयर्ड. अब हम ये देखेंगे कि जो OTU हैं हमारे पास ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स हैं, तो रोज़ के अंदर भी हम पंक्तियों के अंदर भी OTU लें और जो कॉलम है उसके अंदर भी OTU लें. और जैसे हमने दोनों में स्पेसीज ले रखी है तो दोनों स्पेसीज लें, दोनों में जेंडर ले रखा है दोनों में जेंडर लें. फिर इसमें हम चेक करें जो डायगोनल लाइन्स हैं या तिरछी लाइन्स है उसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं. इज प्रिपेयर्ड और कंप्यूटर सिमिलिटीज आर अरेंज्ड टू फॉल ऑन ए स्केल बिटवीन 0 and 1. Afterward, OTUs are rearranged to produce a short-text matrix where OTUs with high mutual similarity are arranged together to form phonetic groups. तो इस तरह से हम T/T की टेबल भी बना सकते हैं और इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. Being mathematical and quantitative, numerical taxonomy provides a more exact basis of classification. तो जैसा हम ये देख रहे हैं कि ये एक मैथमेटिक या गणित वाली फॉर्म है और मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो जो संख्यात्मक वर्गीकी हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए एकदम सटीक जो हम आधार कह सकते हैं वो प्रदान करती हैं. एंड इट आल्सो परमिट क्लासिफिकेशन टू बी बिल्ड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ करेक्टर्स. और ये जो हम जो वर्गीकरण बना रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर वो काफ़ी अधिक लक्षणों को इंक्लूडेड करके समाहित करके वर्गीकरण बनाते हैं. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज आल्सो प्रोवाइड हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज. जो संख्यात्मक वर्गीकी हैं जो हम जातिवृत्ति हैं उसके अध्ययन के अंदर भी काम आती हैं और जो विभिन्न प्रकार की टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं उसके निर्माण में भी ये काम आती हैं. अगर हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की मेरिट की बात करें कि इसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं. द डेटा ऑफ कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी इज इम्प्रूव्ड बाय न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एज इट इज यूटिलाइज बेटर एंड मोर नंबर ऑफ करेक्टर्स. तो हमने जो बात की थी कि जो हमारी जो परंपरागत जो वर्गीकी है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या संख्यात्मक वर्गीकी से इम्प्रूव्ड हो रही है क्योंकि इसमें हम बहुत अधिक संख्या में लक्षणों को यूज करते हैं. द डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज मॉर्फोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी. और हमने ये भी बात की है कि जो डेटा हैं समक हैं वो हम वाइड वैरायटी है बहुत अधिक सोर्स विभिन्न प्रकार के सोर्सों से यूज करते हैं. जैसे आकारिकी हुई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, पादप रसायन हो गया, फिजियोलॉजी हुई, कार्यकी हुई. तो सभी जो रिसोर्स हमारे पास या स्रोत अवेलेबल हैं उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. द न्यूमेरिकल मेथड आर मोर सेंसिटिव इन डिलिमिटिंग टैक्सा. तो जो भी हम संख्यात्मक विधियाँ यूज कर रहे हैं वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं. द डेटा ऑब्टेन्ड कैन बी इफ़िशिएंटली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर कीज़. और जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की कुंजियों का निर्माण कर सकते हैं एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम और विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों का निर्माण कर सकते हैं. क्रिएशन ऑफ मैप्स, डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग्स. हम विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार कर सकते हैं, वर्णन तैयार कर सकते हैं, कैटलॉग सूचियाँ तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. तो जो भी कंप्यूटर से हम कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसके अंदर, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक डेटा है हमारे पास और हम विभिन्न प्रकार के कैटलॉग्स हैं, डिस्क्रिप्शन हैं, मैप्स हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कीज़ हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है सजेस्टेड सेवरल चेंजेज इन द कन्वेंशन सिस्टम. तो जो भी संख्यात्मक वर्गीकी है उसने जो हमारे परंपरागत जो सिस्टम था उसके अंदर कई चेंजेस किए हैं. द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैव बीन री इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ दिस डोमेन. तो हम इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स था उसके अंदर काफ़ी चेंजेज आ गए हैं, री इंटरप्रेटेड हो गई हैं. मोर टैक्सोनॉमिक वर्क टू बी डन बाय लेस हाईली स्किल्ड वर्कर्स.
और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जो कम गुणी व्यक्ति हैं, कम कुशल व्यक्ति हैं, जिसमें ज़्यादा हाईली स्किल नहीं है, वो भी इस काम को, टेक्सोनोमी वर्क को भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें डीमेरिट्स की कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर क्या खामियां हैं या क्या कमी है उसके अंदर, द मेथड आर मोर यूजफुल इन फेनेटिक सिस्टम देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जैसे हमने कहा कि ये जो हैं फेनेटिक सिस्टम के लिए उपयुक्त हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जाति वृत्तीय वर्गीकरणों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि हम जो लक्षण इसके अंदर उपयोग में ला रहे हैं वो सारे मॉर्फोलॉजिकली हैं या फाइटोकेमिकली हैं या जो भी जेनेटिकली हैं। तो हम यहाँ पर जाति वृत्तता की बात नहीं कर रहे हैं और करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लक्षणों की बात कर रहे हैं। द प्रोपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मे नॉट एक्सेप्ट द स्पेसिफिक लिमिट्स बाउंड बाय दीज मेथड। तो इन जो विधियों के द्वारा अगर हम बात करें कि सीमाएं बांध रखी हैं जो कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट नहीं की जाती, स्वीकार नहीं की जा सकती। करेक्टर सिलेक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज इन दिस अप्रोच। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो लक्षणों का जो चयन है वही इसके अंदर डिसएडवांटेज है। इफ़ द करेक्टर चूजन फॉर कंपेरिजन इनएडिक्वेट, अगर हमने जो लक्षण जो चूज किए हैं वो अगर इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर हैं, बहुत कम मात्रा में है, तो द स्टैटिस्टिकल मेथड गिव लेस सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन। तो हमें जो संख्यात्मक विधियों के द्वारा जो भी सॉल्यूशन या हल मिलेगा वो संतुष्ट प्राप्त नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। डिफरेंट टैक्सीमेट्रिक प्रोसीजर्स में यील्ड डिफरेंट रिजल्ट। ये भी थोड़ी दिक्कत की बात है इसके अंदर कि जो टैक्सीमेट्रिक्स की जो विधियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, उनसे जो रिजल्ट मिलते हैं वो विभिन्न प्रकार के मिल रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू असर्टन वेदर ए लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स वुड रियली गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देन यूजिंग ए स्मॉलर नंबर। और इसमें ये भी देखा गया है कि बहुत अधिक जो लक्षणों का यूज किया जाए वो सेटिस्फैक्टरी या संतुष्टिकृत हल प्राप्त करते हैं। और अगर हमने कम या स्मॉलर नंबर ले लिया तो उससे हमें अनसेटिस्फैक्टरी करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसके अंदर कुछ डीमेरिट हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी संख्यात्मक वर्गीकी के बारे में वर्णन था। तो जो मुख्य बातें इसके अंदर हैं कि जो टेक्सोनोमी है उसको हमने मैथमेटिकल मेथड्स के आधार पे सॉल्व करने की कोशिश की है, और जो भी लक्षण हैं, करैक्टर्स हैं, उसको हमने नंबर्स दिए हैं। जैसे बाइनरी कोड के अंदर हम जैसे नंबर देते हैं तो 1 और 0 को यूज किया गया है। फिर इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार की टेबल्स का फॉर्मेशन किया है। जैसे हमने बात की कि T/N मैट्रिक्स टेबल, और उसके बाद हमने T/T मैट्रिक्स टेबल की बात की है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को समझ सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रही हमारी बात OTU टेक्सोनोमिक ऑपरेशनल यूनिट्स, और उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के समान लक्षण हैं उसके बारे में बात की हमने।